नमस्कार, मैं संकेत आवटे। मार्केट थोड़ा स्टेबल हो चुका है। अभी मार्केट में अगर आप देखो ना तो समवेयर अराउंड अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 बजे 24,340-50 के आसपास है। इसका मतलब जो ओपन हुआ था मार्केट, निफ्टी 290 पॉइंट गैप अप था, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गैप अप हुआ था, विच इज ग्रेट एंड पॉजिटिव थिंग। सभी इन्वेस्टर हमारे खुश है जो भी हमने एनालिसिस किया था। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारा एनालिसिस कैसे लगा था। इस फॉल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से अभी मेजर जो इश्यूज थे वो कवर अप हो चुके हैं, जो भी टेंशंस थे वो कवर अप हो चुके हैं। रीजन बिहाइंड दैट, अब यूएस के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी ठीक ठाक आंकड़े हमें नजर आ रहे हैं। इंडियन मार्केट में अगर आप देखो तो ऑटो फिर से तगड़ा कंट्रीब्यूटर बन रहा है, 1.66% ऑटो ने कंट्रीब्यूट किया है। आईटी ने 1.64% और ऑयल एंड गैस ने 1.22। रियल्टी भी आज अच्छा काम कर रहा है। यूएस जापान जिन्होंने बहुत बड़ा पंगा क्रिएट कर रखा था मार्केट में, वो अब थोड़ा शांत होता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव न्यूज वहां से आ रही है। 75% जो भी ट्रेड चल रहे थे वो अभी सॉर्ट आउट हो चुके हैं। उसके बारे में भी आगे बात करने वाला हूं। 3 अगस्त को जो यूएस का वीकली जॉबलेस डेटा हमारे पास आया था, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास जॉबलेस डेटा हमें नजर आया था। अब 8 अगस्त के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। 2,33,000 के आंकड़े अभी हमारे सामने आए हैं। 8 अगस्त के मैं बात कर रहा हूँ। 16,000 के आसपास अब डाउनफॉल नजर आया है जॉबलेस डेटा में। इसका मतलब यही है कि रिसेशन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा दावा जेपी मॉर्गन कर रहा है कि यूएस के रिसेशन के चांसेस 25% उन्होंने बताए थे, अब वो 35% उन्होंने किया है। उसके साथ साथ गोल्डमैन सैक्स ने भी वो डेटा चेंज किया है। उन्होंने, उनका अंदाजा था कि 10% चांसेस है वहां पे रिसेशन आने के, अभी उन्होंने बोला कि 25% चांसेस है यूएस में रिसेशन आ सकते हैं। बट ये कहते वक्त उन्होंने एक डायलॉग और भी मारा है, अगर इन्होंने रेट कट नहीं किए तो ये चांसेस और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। बट अगर रेट कट हो जाते हैं तो ये बिल्कुल संभावना नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर आप कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से कुछ बातें करते हो। देखो, सिंपल चीजें हैं जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनियां ग्रो नहीं होंगी तो वाट लग जाएगी। आपको लगेगा कि यार तुम खुद की कंपनी चलाते हो, इसीलिए तुमको लग रहा है कि सारी कंपनियां ग्रो होनी चाहिए, तुम्हारी भी ग्रो होनी चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं। एक सिंपल चीज याद रखना, जितना ज्यादा जॉबलेस डेटा, मतलब जितने ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे उतना ज्यादा प्रेशर गवर्नमेंट पे आएगा। इसीलिए आपको फ्री बीज बांटने पड़ते हैं ना, इंडिया में भी बांटे जाते हैं कि इनको ये दिया जाएगा, उनको वो दिया जाएगा, क्योंकि वो जॉबलेस है, उनके वोट्स भी इनको चाहिए। इसीलिए ये सारे नाटक चलता रहता है। बट चलो, उस पर हमें जाना नहीं है बिल्कुल भी। जितने ज्यादा जॉबलेस लोग होंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो स्पेंडिंग नहीं करेंगे, स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो कंपनियों का सेल्स कम होता नजर आ जाएगा। अगर कंपनी का सेल कम होता है, इसका मतलब कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी और जॉबलेस का डेटा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब वो टैक्स भी बहुत कम देंगे। टैक्स कम देंगे, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा। ये सबका रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट की तिजोरी खाली होती हुई आपको नजर आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट की तिजोरी खाली होती है तो सबसे बड़ा इशू क्रिएट होगा उनका डेट रीपेमेंट में। आपने सुना होगा ना कि भारत का डेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, भारत का कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अमेरिका का भी कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रीजन बिहाइंड दैट, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो कर्जा और ज्यादा लेना पड़ता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, कंपनियों की ग्रोथ होगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो इसीलिए जल्द से जल्द रेट कट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 1 साल से बोल रहा हूं कि जून जुलाई में अगर कंपनियां रेट कट, कंट्रियां रेट कट नहीं करेगी तो उस देश की वाट लगना शुरू हो जाएगा वहां से आगे। सो भारत ने भी बहुत जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर 4% इन्फ्लेशन की राह देखेंगे ना, तो मैं बोल रहा हूं ये आइडल सिचुएशन होगा, या बोल सकते हो कि ख्याली पुलाव ये लोग पका रहे। मेरे हिसाब से 4% पे इन्फ्लेशन इंडिया का जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिलहाल एक क्वार्टर का कभी ना कभी आप देख जाओगे, बट ये कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शक्तिकांता दास ने बोला था कि 2-3 क्वार्टर देखेंगे 4% के नीचे आना चाहिए। भाई साहब, ख्याली पुलाव पकाते रहो, तब तक नया गवर्नर बन जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका में सीधा बोल दिया है कि फेड में अब हमारा पार्लियामेंट का हस्तक्षेप और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर हम इलेक्ट होते हैं तो। रेट कट करना, रेट हाइक करना, इन पे हमारा इन्फ्लुएंस होगा। जेरोमी पावेल को क्या समझ में आता है या फेड को क्या समझ में आता है कब कट करना है और कब नहीं करना है, ये सीधा डायलॉग ट्रम्प साहब ने मार दिया है। मतलब ट्रम्प साहब भी अलग ही नशे में चल रहा है अब उनका भी। बट जो भी है, कहने का उनका तरीका गलत हो सकता है, बट इंटेंशन जरूरी है।
क्योंकि अगर रेट कट टाइम पे नहीं होते, क्योंकि दोनों यार बैलेंस होने चाहिए। तुम बोलोगे कि नहीं मैं बैंकिंग को थोड़ा भी इधर उधर होने नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से बैंकिंग चलाऊंगा, बट ये सब चीजें लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। जैसे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, कम करती है, उनके हिसाब से करती है, रीजन बिहाइंड दैट उनको पूरा देश चलाना है। समझ रहे हो आप? तो सेबी का भी कुछ कनेक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, आरबीआई का भी कनेक्शन होना चाहिए, लोगों के पॉलिसी जो भी अभी बन रही है उनका भी कुछ तालमेल गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। तो हर एक चीज कनेक्टेड है गवर्नमेंट के साथ। अगर ये लोग बोलेंगे कि सिर्फ हम हमारी संस्था को बचाएंगे, तुम्हारा तुम देख लो देश का क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल चलता नहीं है। तो दोनों का तालमेल होना चाहिए, और वहां पे अगर कुछ निगेटिविटी बढ़ रही है या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो आरबीआई खुद सामने आनी चाहिए और उसको कैसे रिलीज किया जाए उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बहुत सारी चीजों में बिना बुलाए मेहमान सामने आ जाते हैं, और जहां पे जेन्युइनली ये एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है वहां पे लिए नहीं जा रहे। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेती है और खुद से रेट कट करती है तो बहुत तगड़ा फायदा हमारी कंट्री को भी हो सकता है। 75% जो एन के कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स थे उसका मांजरा सॉर्ट आउट हो चुका है। अब 25% बचा है, देखते हैं उसका भी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसीलिए डाउ जोन्स अगर आपने देखा ना तो 700 पॉइंट ऊपर था, नैस्डैक भी 550 पॉइंट के आसपास ऊपर हमें नजर आ रहा था। अब दिक्कत यह है यूएस में अगर आप देखो ना तो उनका जो इनकम है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ रिसेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर रेट कट नहीं किया जाए तो। उनका डिफेंस का जो खर्चा है ना वो उनके इंटरेस्ट से बहुत कम हो चुका है, मतलब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उनको भरना पड़ रहा है। इसीलिए बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि जो भी हम सिक्योरिटी बाहर के देश को प्रोवाइड कर रहे हैं ना उनसे हम पैसा वसूल करेंगे। तो उसका रीजन वही था। अब रीजन अब पता चल रहा है एक्चुअल रीजन क्या है। ये सेम डायलॉग लेमन ट्री के साथ हम रिलेट करेंगे, याद रखना, तब मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। जो 25% स्टॉक क्रैश हो चुका है। बट हमने एक स्टॉक के बारे में साफ डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, SJS। किसी को याद होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। अभी वो 20% ऑलमोस्ट वहां से ऊपर है जिस लेवल पे हमने उसको कवर किया था। रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं था, बट एक एनालिसिस के तौर पे हमने कुछ बातें आपसे डिस्कस करी थी। FSL के बारे में भी मैंने बात करी थी आपसे, मरीन के बारे में बात करी थी। मरीन के बारे में अगर आपने सुना होगा मेरे से तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। आपने लाइव सेशन अटेंड किया होगा तो इस स्टॉक के बारे में आपको कुछ यादें होंगी ऐसे मुझे लग रहा है। उसमें से साउथ कोरिया अभी आ रहा है आगे, वो बोलता है कि अगर यूएस को रोकना है तो सीधा उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज करना चाहिए। भाई साहब आपके पास एक प्लेन नहीं है इधर उधर जाने के लिए, आप सीधा न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते हो। बट ये पॉसिबल क्यों हो सकता है पता है आपको? एक तो वो तानाशाह है, उसके साथ साथ जो यूएस के विरोधक है उनके साथ है, तो उनको कुछ मटेरियल सप्लाई भी हो सकता है। इसलिए साउथ कोरिया इतनी बड़ी धमकी दे सकता है, ये बार बार देता रहेगा। बट मुझे लगता है ना जब भी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे वो थोड़ा सा शांति का माहौल बन जाएगा, क्योंकि दोनों पीछे से तो दोस्त ही है। बीओजे बैंक ऑफ जापान ने कहा है कि हम रेट हाइक करेंगे, बट कब करेंगे? जब हमें लगता है कि उसका मार्केट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट बहुत बड़ा ना हो तब करेंगे। इसका मतलब आपको पता है कि जब भी अमेरिका बोलेगा तब हम रेट हाइक करेंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद। इसका सिंपल मीनिंग वही होता है, क्योंकि मार्केट पे इंपैक्ट किसने किया है, क्या किया है, ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल नहीं बोलनी है, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने डिटेल लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। कमिंग बैक टू द आरबीआई, आरबीआई ने क्या बोला है कि जो भी पैसा एफडी से निकल रहा है ना, मतलब एफडी कम हो रही है और वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में, एफएनओज में, उन्होंने बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला किया था। अब वो क्या बोल रहे पता है आपको कि ये जो पैसा नहीं आ रहा है ना वो सारा एफडी एफएनओ में बिल्कुल नहीं जा रहा है या स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं जा रहा है, वो अलग अलग सेक्टर में जा रहा है। अब वो कहां पे जा रहा है उसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसका एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे वो पैसा कहां जा रहा है, किस प्रकार से कहां पे जाके इन्वेस्ट हो रहा है, एक बार हम वो फोकस करके एनालिसिस करके हम बता देंगे। मगर पहले क्यों आपने बोला कि ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है? अब चलो जा भी रहा है तो रिटर्न कमाने के लिए जा रहा है ना भाई साहब। तुम ये नहीं बोल सकते कि हम स्टॉक मार्केट को नीचे खींचेंगे ताकि हमारे एफडीज लोगों के बढ़े। तुम कुछ भी करो, नहीं करेंगे लोग इन्वेस्ट एफडी में बहुत ज्यादा, एक सर्टेन लिमिट के बाहर वो नहीं जाएंगे। क्यों हमारे प्लेटफॉर्म पे आके लोग इन्वेस्ट करते हैं? बहुत सारे लोगों से मैंने जब डिस्कस किया तब मुझे यही पता चला कि भाई साहब इन्फ्लेशन 8-10-15% से बढ़ रहा है। अगर आप हेल्थ केयर देखोगे तो 15% से बढ़ रहा है इन्फ्लेशन वहां पे, और तुम एफडी में रिटर्न दे रहे हो 7%, कैसे चलेगा? अब इसको विरोध ना करते हुए इस पे सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि किस प्रकार से आप बैंकिंग को मैनेज कर सकते हो। अननेसेसरी अगर आप फोर्स करोगे लोगों को एफडी करने में तो दिक्कत है। इतना ही चुल मचे है, एफडी के टैक्सेस जो है ऑफ कर दो,
मतलब अगर समझो कोई बंदा 30% टैक्स भरता है, एक तो उसको 1 लाख इन्वेस्ट करने पे देते हो 7,000, अब 7,000 पे भी 30% टैक्स लोगे तो उसके हाथ में बचेगा क्या? वो भी सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे पॉलिसीज में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे ही हवा में बोल के कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे किसी को खींच के आप खुद आगे बढ़ना चाहते हो। जिंदगी में ऐसे कोई बंदा सफल आज तक तो नहीं हुआ, ऐसे मुझे लगता है। लेमन ट्री के बारे में मैं बात कर रहा था, जो मैं पहले आपको बोला था ना कि थोड़ा रिलेट करेंगे आगे जाके, सेम लेमन ट्री आज फिर से 10% डाउन है। 25% एक्चुअली स्टॉक डाउन हो चुका है। इतना बड़ी गिरावट इस स्टॉक में मैं बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट मैं पहली बार देख रहा हूं इतने सारी चीजें पॉजिटिव उसके होने के बावजूद ये स्टॉक गिर रहा है। पुराने 7 महीने का सपोर्ट इन्होंने तोड़ दिया है और ज्यादा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ईयर ऑन ईयर सेल्स अगर इनका क्वार्टरली रिजल्ट आप देखो ना तो वो बढ़ चुका है, मतलब उसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। 20% की सेल्स ग्रोथ हो चुकी है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी गिरावट हुई है। नेट प्रॉफिट सीधा 20 करोड़ तक आ चुका है, जो कि लास्ट क्वार्टर का 84 करोड़ था। मतलब इतना ज्यादा फॉल। मैनेजमेंट का कहना है ना, जो न्यूज हमने ऑलरेडी कवर भी की थी, वहां पे मैंने बोला था स्टॉक गिरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोला था मैंने ये बोला था कि कंपनी ने बहुत ज्यादा रिनोवेशन पे फोकस किया है। 50% से भी ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी अभी रिनोवेट हो रही है, या उनका इंटीरियर का काम चल रहा है, या उस प्रॉपर्टी पे कुछ काम चल रहा है। इसलिए वहां से आने वाला रिवेन्यू बंद हो चुका है या बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इसका मतलब आने वाले क्वार्टर में इनको डेंट आ सकता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बट स्टॉक गिरेगा ऐसे जेन्युइनली मुझे भी नहीं लगा था। अगर सच में ये गिरना चाहिए तो इंडियन होटल, ताज होटल का भी स्टॉक गिरना चाहिए। अब बोलोगे अरे उनके क्यों पीछे पड़ गया, मैं उनके बिल्कुल पीछे नहीं पड़ा हूं। जिस तरीके की रिजल्ट इन्होंने दिखाया है, परफॉर्मेंस दिखाया है, सेम परफॉर्मेंस ताज होटल का भी है या इंडियन होटल का भी है। मतलब वहां पे भी नेट सेल्स ड्रॉप है, प्रॉफिट भी ड्रॉप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% वो भी डिक्लाइन है, ये भी डिक्लाइन है। अगर उनका स्टॉक नहीं गिर रहा है तो इनका क्यों गिर रहा है? अब इनसे महंगा पी इंडियन होटल का है, बट सेल्स ग्रोथ और अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने में लेमन ट्री बढ़िया है, इंडियन होटल बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं उनकी मैं बुराई कर रहा हूं, या मैं सिर्फ पीयर कंपैरिजन कर रहा हूं। एक बार कंपैरिजन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि बेटर परफॉर्मेंस लेमन ट्री का है। फिर भी लेमन ट्री 25% गिरा सेम रीजन के लिए, बट इंडियन होटल गिरा नहीं है। तो इसका मतलब पीछे और कुछ चल रहा है। वो क्या चल रहा है वो मैं आज ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो LT लेमन ट्री कमेंट करना। 1000 कमेंट आते हैं तो मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूं मराठी संकेत चैनल पे। सुजलॉन के ऊपर भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं आपके, वो चाहिए तो वो भी बना सकता हूं, वो भी कमेंट कर देना। 1000 कमेंट जिसके भी आएंगे उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो मराठी संकेत पे अपलोड कर देने वाला हूं। उसके साथ साथ कुछ और चीजें हम इस पे फोकस कर सकते हैं लेमन ट्री के ऊपर। टूरिज्म जितना ज्यादा प्रमोट होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, बजट फिर से उसका कम कर दिया है। फार्मर्स के ऊपर बजट शिफ्ट कर दिया है। गवर्नमेंट का भी फोकस अब टूरिज्म से हट चुका है, ऐसा कुछ अभी नजर आ रहा है। सुधा मूर्ति मैडम ने बहुत अच्छा खासा एक स्पीच दिया था टूरिज्म के ऊपर। अगर आपने पार्लियामेंट में, एक्चुअली वो पार्लियामेंट में है अभी, सांसद बन चुकी है, तो एक बार उनका स्पीच आप सुन लो। उन्होंने भी बोला था कि बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र वगैरह है अपने यहाँ, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, उनको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे टूरिज्म अच्छा खासा आ सकता है। बट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए। रिलायंस ने फाइनेंशियल ईयर 24 में सीधा 42,000 लोगों को निकाल दिया है। अब इसका रीजन मैं बताता हूं कि बहुत सारी जगह पे निकाल दिया ये वर्ड चल रहा है, बट मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं और बहुत सारे लोग निकाले गए हैं। उनके रिप्लेसमेंट 30% से ड्रॉप कर दी गई है। न्यू हायरिंग भी कम कर दिया है, उसके साथ साथ निकाले गए लोग और छोड़ के गए लोग नए भरे नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, मतलब उनको बोला जा रहा है कि शादी में खर्चा किया तुमने, किम कार्दाशियन को बुलाया, जस्टिन बीबर को बुलाया, वो तो चड्डी शर्ट पहन के नाच रहा था, फिर भी उसको 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे करोड़ों रुपए उनके ऊपर एक एक आदमी पे आपने उड़ाया। बातें सही है, ट्रोलिंग तक ये सारी चीजें सही है, बट जेन्युइनली आई डोंट थिंक सो कि वो रीजन होना चाहिए। लोग ट्रोल करने लग जाते तो मतलब हद कर देते हैं। फिर भी मेरे हिसाब से कि कंपनी ने जो डिसीजन लिया, अब लोगों का निकालना ये गलत ही होता है, बट जो डिसीजन उन्होंने क्यों लिया वो मैं अंदर की बात बताता हूँ। रिलायंस रिटेल का जो स्टोर्स है ना, बहुत सारे स्टोर्स उन्होंने बंद कर दिए हैं, ये अंदर की बात है। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा। छोटे छोटे स्टोर जो रिलायंस स्मार्ट वगैरह खोल रहा था ना, उसमें से कई स्टोर अब बंद पड़ चुके हैं, और जो बंद पड़े हैं
बिल्कुल सही डिसीजन है, या बंद करने का डिसीजन बिल्कुल बढ़िया है। रीजन बिहाइंड दैट, अगर एक स्टोर से आउटपुट आता नहीं है फिर भी हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं, एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिव हुआ। अब फिलहाल कंपेयर करो डीमार्ट के साथ, अब आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ फास्ट होती है, उस फास्ट ग्रोथ में कुछ गलत डिसीजंस भी होते हैं जिनको आपको वाइंड अप करना पड़ता है। उन्होंने कुछ स्टोर वाइंड अप किया, बट डीमार्ट का रेशो वर्सेस रिलायंस का रेशो अगर आप देखो ग्रोथ का, तो डीमार्ट उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है। बट स्टोर बंद करने का रेशो भी अगर आप देखो तो रिलायंस का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डीमार्ट, क्योंकि डीमार्ट सोच के ही बड़ा स्टोर ओपन करता है, ऐसे ही कोई स्टोर ओपन करके सडनली बंद नहीं करता है। एकदम निग्लिजिबल, आप उंगलियों पे गिन सकते हो इतने स्टोर डीमार्ट के बंद होते हैं एज कंपेयर टू रिलायंस। सो इसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज को उन्होंने निकाल दिया है, और 38,000 एम्प्लॉय, 38,000 एम्प्लॉय सीधा निकाले गए सिर्फ रिलायंस रिटेल से। ये भी देखने वाली बात है। सो रिटेल पे थोड़ा सा अभी प्रेशर नजर आएगा। बीच में मैंने 2-3 महीने पहले भी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिलायंस के बारे में, जो रिलायंस रिटेल की ग्रोथ कंटिन्यू होनी चाहिए वो मुझे पर्सनली नजर नहीं आ रही है। जो सडन एक्विजिशन उन्होंने किया, सडन एक्सपेंशन उन्होंने किया, वो कर दिया, बट अब नजर नहीं आएगी। ये मेरा दावा है, अगले 2-3 क्वार्टर आप देख लेना, रिलायंस रिटेल एग्रेसिव ग्रो करता हुआ नजर नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अब वो इसको स्टेबल करना चाहते हैं। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, अगर आपके यहाँ भैंस है, गाय है, तो क्या करते हैं वो लोग, एक बार खाना खा लेते हैं और फिर बैठ के उसको हजम करते हैं। सेम एक ग्रोथ इन्होंने दिखा दी, अब इसको स्टेबल करने की बात में भी वहां पे चल रही होगी, और वही प्रयास मुझे नजर आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया प्रयास है। बट इससे स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। बाकी ये मेरा मानना है, बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नथिंग एल्स। दूसरी बात करते हैं हम दीपक नाइट्रेट की। दीपक नाइट्रेट का रिजल्ट अच्छा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2100 करोड़ का सेल्स है, मोर देन 2100, 203 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि ईयर ऑन ईयर तगड़ी ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट मुझे नजर आ रहा है, बट एक चीज याद रखना, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है इसने। सो ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। रिजल्ट भी ठीक ठाक है, सेक्टर भी बूस्ट हो रहा है, स्टॉक भी बूस्ट हो रहा है, बिजनेस भी बूस्ट हो रहा है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, कोई भी रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल देना नहीं चाहता। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ रहे थे, जो कि हम नॉलेजेबल एक सेक्शन ऐड कर दिया इस वीडियो के अंदर या इस सेशन के अंदर, कि 1-2 क्वेश्चन आपके भी हम कवर करेंगे। कुछ स्टॉक के बारे में आपने पूछा है, मतलब LIC का रिजल्ट आया, आइशर मोटर का रिजल्ट आया, कोचिन शिपयार्ड का रिजल्ट आया, वो भी मैं कवर करूंगा। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब ले, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होता क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे टैक्स लग गया, अब मैं क्या करूं। बहुत सारे हमारे एडवाइजरी में लोग आते हैं, वहां पे हम बोलते हैं कि सर इतना आपको सेल करना पड़ेगा और उस पर आपको ये टैक्स लगने वाला है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विच इज 12.5%, 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20%। अगर एक साल के अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, लॉन्ग टर्म 12.5% एक साल के बाद लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सेल करने के लिए क्यों बोल रहे हो, इतना टैक्स तो जाएगा। मतलब रिसेंटली आज का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक क्लाइंट के साथ हम बात कर रहे हैं, 3 करोड़ का फोलियो हम उनका मैनेज करते हैं। 3 करोड़ में से हमने बोला कि सर 1 करोड़ अभी इमीडिएट बेचना है हमें। वो बोले कि भाई साहब 1 करोड़ बेचेंगे तो उस पर ऑलरेडी मुझे 15 लाख का प्रॉफिट है। अब 15 लाख के प्रॉफिट पे 12.5% विच इज नियर अबाउट 2 लाख के आसपास मेरा जाने वाला है। 2 लाख टैक्स भरो। बोला भाई साहब सिंपल है, देखो 1 करोड़ पे अगर आपको 5% भी एक्स्ट्रा मिले ना एडवाइजरी के थ्रू, तो साहब 5 लाख एक्स्ट्रा मिलने वाले। सिर्फ 5% की बात करो, आपने जो रिटर्न कमाया ना वो 10%, 8% है। सो बेटर है कि हमारी जो रिजल्ट है पास के, वो मैं बिल्कुल ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, वो फिर एडवर्टाइजमेंट की तरह उसको देखा जाएगा। तो सिंपल समझ जाना कि अगर कोई प्रोडक्ट या कोई बिजनेस या कोई स्टॉक चल नहीं रहा है ना, वाइंड अप कर दो। फालतू में कोई ना चलने वाली चीज को चलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस है, वहां पे जाना है सीधा स्विच मारो, पैसा अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम लेके कि सर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया बट रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे। हम बोलते हैं कि सर इसको सेल करके इस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, इसको स्विच कर देते हैं। अरे सर स्विच कर देंगे तो 1 लाख टैक्स जाएगा। अरे भाई 1 लाख टैक्स जाएगा, पर तुम्हारा 10 लाख का नुकसान हो रहा है, उसका कौन देखेगा? क्यों कचरा लेके बैठे हो? उसको स्विच करो। मैं 100 बार लोगों को बोलता हूं, नहीं सर 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं, ग्रो नहीं हो रहा है। अरे कब तक लेके बैठोगे? मैं बोलूंगा ये ग्रो हो जाएगा, इसीलिए वो ग्रो होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। जो 10 साल में नहीं कर पाया अब क्या करने वाला है? इसीलिए उसको अलग और अच्छे स्कीम में स्विच करना, ट्रांसफर करना, सेल करके वहां पे बाय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, LIC आपको बहुत ज्यादा
इंटरेस्ट होता है LIC में। 2,12,000 करोड़ का उनका सेल्स है, जहां पे 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फुल्ली डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एक मजेदार चीज बता देता हूं, LIC में जून का महीना बहुत खराब रहता है। अब LIC में अगर ट्रेड करने वाले लोगों को पता होगा कि मैं जैसे बोलता हूं कि कौन से क्वार्टर में हेल्थ केयर अच्छा करता है, कौन से क्वार्टर में खराब करता है, कौन से क्वार्टर में ऑटो अच्छा खराब करता है, वो भी मैंने बार बार आपको बोला है। लास्ट ईयर में मैंने बोला था कि इसी क्वार्टर के रिजल्ट उनके खराब आते, अब इस क्वार्टर का भी रिजल्ट खराब ही आया है। इतना रीजन, इस क्वार्टर का भी उनका रिजल्ट खराब ही आया है, जून क्वार्टर का रिजल्ट खराब ही होता है। रीजन बिहाइंड दैट, मार्च में बहुत ज्यादा पुश किया जाता है इंश्योरेंस एजेंट को और इंश्योरेंस कंपनियों को अच्छा खासा टारगेट पूरा करने के लिए। अब वो क्वार्टर बहुत ज्यादा मेहनत होती है, इसीलिए आने वाला क्वार्टर छुट्टियों में इधर उधर टाइम पास में चला जाता है, बहुत अच्छा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि मार्च क्वार्टर में लोगों को बोला जाता है भाई तुम्हें टैक्स भरना है, ये भरना है, वो भरना है, टैक्स सेव करना है तो हमारा इंश्योरेंस ले दो। टैक्स सेव करने के लिए इंश्योरेंस बेचा जाता है इंडिया में, बहुत गलत चीज है। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इंश्योरेंस पॉलिसी वही होनी चाहिए जो आपको रिटर्न ना दे। सिंपल फंडा है। टर्म इंश्योरेंस लो, उससे रिटर्न नहीं आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाना है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद कि मैं 20,000 एक साल का भर रहा हूं, पर रिटर्न कितना मिलेगा? अरे भाई रिटर्न क्यों चाहिए? वो सीधा 20,000 का प्रीमियम 50,000 होता है, 1 लाख होता है। जो रिटर्न वो लोग तुमको देने वाले हैं ना, वो तुमसे ही वसूल करेंगे। सो प्लीज ये कोशिश मत करो कि वहां से रिटर्न आपको कुछ आए। ये पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब इंश्योरेंस आप सिलेक्ट करो ना, सिर्फ टर्म और हेल्थ ले लो, बाकी कुछ नहीं लेना है। फालतू के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट मत करो। टैक्स सेविंग के चक्कर में आपकी वेल्थ डिक्रीज होती जाएगी, आप अपनी ही वेल्थ को सुरंग लगाओगे। इतना ध्यान में रख लेना। हेल्प चाहिए तो हम लोग है, कॉल करना, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। आयशर मोटर का रिजल्ट बढ़िया है भाई साहब, मैंने जो भी बोला था आपको कि वीक किसका लग सकता है और अच्छा रिजल्ट किसका लग सकता है। जो लोग फार्मिंग में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। स्कॉट कुबोटा आपको पता ही है, रिजल्ट अच्छा है उनका। बुलेट भी अच्छी खासी सेल हो चुकी है, रॉयल इनफील्ड उनकी। सो 4300 ऑलमोस्ट 4400 करोड़ का इनका सेल्स है, जहां पे 1100 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आप मान सकते हो। स्टॉक ने भी अच्छा खासा मूवमेंट पकड़ लिया है, ब्रेकआउट तो दे ही दिया है। कोचिन शिपयार्ड अच्छा रिजल्ट है, ईयर ऑन ईयर बढ़िया ग्रोथ है, प्रॉफिट भी अच्छा है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई साहब खत्म हो चुका है, ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहो। गवर्नमेंट स्टॉक चल रहे हैं, चलेंगे, ग्रो हो रहे थे, होएंगे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। बाकी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपको लेना है, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।